दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था नदियों के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने पहला चैप्टर, इसका जो भाग 1 है ना, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा था जो खंबात की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ हैं और जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो जो नदियाँ यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, तो वो नदियाँ हमने देखी थी। इसके अंतर्गत हमने देखा था नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, एक ताप्ती नदी के बारे में देखा था और एक माही नदी के बारे में देखा था। ये 3 नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ, खासतौर पर नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। ठीक है, सेकेंड लेक्चर है हमारा नदियों के बारे में। ठीक है, तो दूसरी जो हमारी मेन नदी है, ठीक है, चंबल नदी। आज के लेक्चर में हम चंबल नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी चंबल की? एक है शिप्रा, ठीक है, और एक है काली सिंध, एक है पार्वती। छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो वो इसका पूरा एक प्रकार से हम देखें तो नदी तंत्र आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चंबल नदी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका हम उद्गम देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, तो इसका उद्गम दोस्तों होता है महू जानापाव। ठीक है, इंदौर के पास महू है। ठीक है, वहीं पर एक जानापाव पहाड़ी है। ठीक है, तो वहीं से इस नदी का उद्गम होता है, महू जानापाव। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है दोस्तों 965 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, चंबल है दोस्तों जो, वो मध्य प्रदेश की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इससे पहले सबसे लंबी ये कौन सी हमने पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी नर्मदा, है ना, यहाँ अमरकंटक से निकलती है इस प्रकार से। और सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मध्य प्रदेश के में कितने किलोमीटर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कितनी बहती है। लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो आपको, यदि आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा महू जानापाव से ये निकलती है। ठीक है, महू जानापाव से दोस्तों ये 616 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, महू ये जानापाव एक पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि एक और पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की कृषि का मेरुदंड, इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश की कृषि का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, ये जो पश्चिम हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मैंने पूरा इसका अपवाह क्षेत्र बनाया है, जो इसकी मेन सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश है। पश्चिम मध्य प्रदेश की बहुत ही बड़ी नदी है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर ये सिंचाई के उद्देश्य, पेयजल के उद्देश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण दोस्तों इसे पश्चिमी मध्य प्रदेश का, या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश की कृषि का, ठीक है, मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सिंचाई में सहायता मिलती है। ठीक है, इसी कारण इसे मेरुदंड कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके कुछ नाम हैं। ठीक है, पुराणों में, ठीक है, पुराणों में इसके नाम चर्मण्यवती, ठीक है, और धर्मावती देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखना, एक चर्मण्यवती और एक धर्मावती, इसके अन्य नाम है। ठीक है, पुराणों में जो चंबल नदी है, ठीक है, इसको चर्मण्यवती के नाम से और धर्मावती के नाम से बताया गया है। ठीक है, तो ये 2 अन्य नाम हो जाते हैं इसके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसको हम देख लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से, किन जिलों से बह रही है और कहाँ पर जाकर किससे मिल रही है। एक बार इसका पूरा एक हम अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, यहाँ पर जहाँ से बह रही है वो। ठीक है, तो देखिए चंबल नदी है ना, महू जानापाव से निकलती है। ठीक है, ये इंदौर जिले के अंतर, जो इंदौर है हमारा, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, महू, तो देखिए इस प्रकार से निकल रही है ये। मैं ब्लू पेन का यूज करूंगा।
ये मैंने यहाँ पे मैप में बनाया है, ठीक है। ये चंबल नदी है हमारी, ये इस प्रकार से सबसे पहले इंदौर से निकलती है, मतलब इंदौर के पास महू है वहाँ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद जाती है उज्जैन, ठीक है। उज्जैन के बाद जाती है रतलाम, रतलाम के बाद जाती है मंदसौर, मंदसौर के बाद जाती है नीमच। अब दोस्तों यदि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स बनाए, तो मेरे साथ ही ऐसे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा ऐसा नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा एक बार नोट्स बना लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा और आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता चल जाएंगे। आप यदि ऐसा मैप बना लेंगे तो दिमाग में जल्दी बैठ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप मैप बना लीजिए। तो ये इंदौर से निकलती है, फिर उज्जैन जाती है, उज्जैन जिले जाती है, फिर रतलाम जाती है, फिर मंदसौर जाती है, फिर नीमच जाती है। नीमच के बाद दोस्तों ये है राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, फिर राजस्थान से चलती है तो फिर मध्य प्रदेश में आती है एक बार, ठीक है। और श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, ये बिल्कुल बाउंड्री बाउंड्री चलती है। श्योपुर, मुरैना, भिंड जाती है और फिर यमुना नदी में इटावा के पास, ठीक है। यूपी में इटावा है, यूपी में इटावा है, ठीक है। तो यूपी में इटावा के पास जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये यमुना नदी है, ठीक है। तो यूपी में इटावा के पास यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, एक पॉइंट आप ये भी डाल दीजिए, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। तो दोस्तों चंबल जाकर मिलती है यमुना में, यमुना जाकर मिलती है कहाँ पर, गंगा में, ठीक है। तो अल्टीमेटली गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी ये नदी है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको याद रखना, यमुना की सहायक नदी और यमुना जाकर के मिलती है गंगा में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों इसकी सहायक नदियां हम देख लेते हैं, ठीक है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसकी, सहायक नदियां। तो देखिए सहायक नदियों में दोस्तों सबसे पहले तो आ जाएगी, इंदौर से ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्षिप्रा, है ना, सुना होगा आपने नाम, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्षिप्रा, ठीक है। दूसरी है दोस्तों काली सिंध, ये भी इंदौर के पास देवास है वहां से निकलती है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई। एक है दोस्तों पार्वती, ठीक है, पार्वती, ये भी पास का एक जिला है सीहोर, ठीक है। जब भोपाल के पास है सीहोर, वहां से निकलती है, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। एक है बनास, एक है बनास और एक है मेज। तो ये दोस्तों इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। कौन कौन सी, क्षिप्रा याद रखना है आपको, काली सिंध, ठीक है, पार्वती, बनास और मेज, ठीक है। ये बनास नदी है दोस्तों, ये राजस्थान वाले एरिया से आती है, ठीक है। ये देखिए मैंने मैप में बताया है, राजस्थान साइड से आती है, अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास से आती है ये, और यहीं पर चंबल से मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट दोस्तों इसमें तीन बहुत अहम और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ठीक है, परियोजना, ठीक है। हालांकि परियोजना हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कौन कौन सी परियोजना, एक है गांधी सागर, गांधी सागर, ठीक है, कहां पर है, मंदसौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मंदसौर पहली परियोजना है इस पे, गांधी सागर, मंदसौर, ठीक है। दूसरी है राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, ये कहां पर है, ये है चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजस्थान। इसके अलावा तीसरी है जवाहर सागर, जवाहर सागर, ठीक है, इसे कोटा बैराज भी बोलते हैं, कोटा बैराज, ये कहां पर है, कोटा, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं दोस्तों इसके अंतर्गत, एक है गांधी सागर, ठीक है, एक है राणा प्रताप सागर, एक है जवाहर सागर, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण तीनों, ठीक है। गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा जवाहर सागर कहाँ पर है, कोटा, या फिर कोटा बैराज कहाँ पर है, कोटा, ठीक है। तो ये तीनों जो परियोजना है ये राजस्थान और एमपी, ठीक है, एमपी प्लस राजस्थान,
की संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या है इनके महत्व, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हम बाद में जब परियोजनाएं पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तो उसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ इसके पॉइंट देखते हैं दोस्तों। एक पॉइंट है दोस्तों इसका, ठीक है, आपको पता होगा अक्सर ही कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है ये अवनाली का अपर्दन करती है। ठीक है, अवनाली का अपर्दन, अवनाली का अपर्दन, इसे गली अपर्दन भी बोलते हैं, गली अपर्दन। ठीक है, अवनाली का अपर्दन, गली अपर्दन। ठीक है, एक ही बात है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ऐसी कौन सी नदी जो अवनाली का अपर्दन करती है, फिर गली अपर्दन करती है, या फिर बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। ठीक है, तो दोस्तों जो चंबल नदी है, ठीक है, जब ये चंबल वाले एरिया में बहती है यहाँ पर, ठीक है, चंबल वाले एरिया में जब ये बहती है तो अवनाली का अपर्दन या फिर गली अपर्दन करती है। अवनाली का अपर्दन क्या होता है दोस्तों, जब ये बहती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काट छांट करती है और बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। ठीक है, ये खड्डे इतने बड़े होते हैं कि आप आसानी से उसमें छुप सकते हैं, बीच से उसके गुजर सकते हैं। आपने पुरानी मूवी देखी होंगी डाकुओं वगैरह की, ठीक है, जिसमें बैंडिट क्वीन वगैरह आपने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, कि डाकुओं जो पुराने ज़माने पर रहते थे, बागी भी बोलते थे उनको, डाकू, चंबल के डाकू बहुत ही फेमस थे। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर छुपने की बहुत अच्छी जगह थी। तो वो जगह क्यों बनी, इसी नदी के अपर्दन के कारण। इस नदी ने वहाँ की जो मिट्टी थी वगैरह थी या फिर बालू थी, बहुत ज़्यादा काट छाँट दी और इतनी ज़्यादा कटाई छटाई की है कि बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया, बड़ी बड़ी नालियों का निर्माण कर दिया है। ठीक है, जहाँ से पूरे के पूरे इंसान छुप सकते हैं, आसानी से वहाँ से बीच से गुजर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अवनाली का अपर्दन या फिर गली अपर्दन। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चंबल नदी अवनाली का अपर्दन या फिर गली अपर्दन करती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कालिदास थे, ठीक है, कालिदास कवि थे, कालिदास, ठीक है, इन्होंने अपनी रचना मेघदूतम में इसका जिक्र किया है। ठीक है, चर्मण्यवती नाम से। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया इसका पुराणों में नाम चर्मण्यवती और धर्मावती मिलता है। ठीक है, तो कालिदास हैं, ठीक है, जो कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रचना मेघदूतम में, बहुत ही फेमस रचना है कालिदास की मेघदूतम, उसमें इस नदी का जिक्र किया है चर्मण्यवती के नाम से, चंबल का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। कालिदास ने मेघदूतम में, आप ऐसा पॉइंट बना के लिख लीजिए, कालिदास ने मेघदूतम में चंबल नदी को चर्मण्यवती नाम से उल्लेख किया है, इस नदी का उल्लेख किया है। इसके अलावा केशवदास ने दोस्तों, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, केशवदास जी ने, ठीक है, रसिक प्रिया में, ठीक है, चंबल का उल्लेख किया है, चंबल नदी का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और हो गए। क्या कौन कौन से, कालिदास ने मेघदूतम में चर्मण्यवती का उल्लेख किया है, ठीक है, चंबल नदी का चर्मण्यवती नाम से उल्लेख किया है। इसके अलावा केशवदास जी ने रसिक प्रिया जो उनकी रचना है उसमें चंबल का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे दोस्तों चंबल नदी के बारे में। ठीक है, इससे बार और कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ये भी बता दिया किन किन जलों में बह रही है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, महू जानो पाव से होता है। ठीक है, इसके बाद ये उज्जैन जाती है, उज्जैन के बाद रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में जाने के बाद पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए, इसकी बाउंड्री में बहते हुए यूपी में इटावा के पास जाकर के यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज करेंगे इसका क्विक, उसके बाद और इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है, महू जाना पाव से होता है, 616 मीटर ऊंचाई। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है ये। ठीक है, तो वहाँ से होता है। इसके अलावा इसकी लेंथ कितनी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश की कृषि का मेरुदंड कहा जाता है, चूंकि सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो भी कृषि वगैरह होती है उसमें सिंचाई में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है ये, इसलिए इसे मेरुदंड कहा जाता है पश्चिमी कृषि का। इसके अलावा इसके अन्य नाम चर्मण्यवती और धर्मावती भी हैं। ठीक है, जो कालिदास थे, राइटर थे, ठीक है, उन्होंने मेघदूतम में चर्मण्यवती के नाम से इसका उल्लेख किया है। इसके अलावा जो केशवदास थे, ठीक है, उन्होंने अपनी रचना रसिक प्रिया में चंबल के नाम से उल्लेख किया है। ठीक है, इसके अलावा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। इसकी अन्य सहायक नदी कौन कौन सी है, क्षिप्रा, काली सिंध,
पार्वती और बनास और मेज, ये पांच पांच छह इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं जो मैन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट है दोस्तों इसके महत्वपूर्ण, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसके अलावा ये परियोजनाएं भी इसकी इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि इनको हम बाद में भी चर्चा करेंगे। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा बैराज। इसके अलावा एक पॉइंट और छूट गया दोस्तों, इसमें एक वाटरफॉल है, ठीक है, चुलिया, चुलिया यहां मैं लिख दे रहा हूं, चुलिया जलप्रपात। ठीक है, चुलिया वाटरफॉल या फिर चुलिया जलप्रपात किस पे है? चंबल नदी में है। ठीक है, तो चुलिया जलप्रपात आप ऐसा पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, चुलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे। अब हम चलते हैं अगली नेक्स्ट नदी में हमारी। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसकी हम सहायक नदी पढ़ेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया जैसे। ठीक है, छिप्रा, छिप्रा के बारे में पढ़ेंगे, फिर काली सिंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्वती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। ये जो दोस्तों एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं ये सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ भी आप स्किप मत करें। ठीक है, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दूसरी नदी में दोस्तों। दूसरी नदी है शिप्रा। ठीक है, शिप्रा नदी, इसकी सबसे पहले लंबाई देख लीजिए दोस्तों, है ना। लंबाई कितनी है इसकी? छोटी नदी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है शिप्रा की। ठीक है, यदि हम उद्गम की बात करें, ठीक है, तो इसका उद्गम होता है दोस्तों इंदौर के पास काकरा, काकरावर्डी। ठीक है, काकरावर्डी, ये काकरावर्डी एक पहाड़ी है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का ही पार्ट है। इंदौर के काकरावर्डी से इसका उद्गम होता है, विंध्याचल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसका हम उद्गम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये इंदौर से निकलती है, इंदौर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद उज्जैन जाती है। ठीक है, उज्जैन के बाद रतलाम जाती है, रतलाम के बाद जाती है मंदसौर, और मंदसौर के बाद नीमच जाके, नीमच में जाकर के चंबल से मिल जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से जिले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा, इसका उद्गम इंदौर के काकरावर्डी पहाड़ी से होता है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ जाती है? उज्जैन जाती है। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन के बाद कहाँ जाती है? मैप में आप देखते चलिए, ऐसे ही मैप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर रतलाम जाती है। ठीक है, रतलाम जाती है। रतलाम के बाद कहाँ जाएगी? मंदसौर। देखिए, आप यदि ऐसे रटेंगे सीधे तो आपको याद नहीं होगा, अभी याद हो जाएगा, आगे चलकर भूल जाएगा। तो यदि आप मैप बना लिया और मैप से आपने 2-3-4 बार पढ़ लिया तो ठीक है, आपको मैप याद हो जाएगा और ये जिले भी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप मैप बना लीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी जिले बनाने में, लेकिन एक बार बना लेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए आपको हो जाएगा, है ना। आपको याद रहेगा जब तक आप पढ़ रहे हैं उससे। ठीक है, तो उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया। ठीक है, इसके बाद नीमच, नीमच में चंबल से मिल जाती है। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए। कहाँ से? इंदौर की काकरावर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर उज्जैन जाती है, रतलाम जाती है, मंदसौर जाती है, नीमच जाती है, और नीमच में जाकर के चंबल से मिल जाती है। ठीक है, तो इतने जिलों में ये प्रवाहित हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होगा, उज्जैन इसके किनारे स्थित है ना। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे या फिर तट पर स्थित है, किनारे स्थित है। ठीक है, और उज्जैन में क्या है दोस्तों? उज्जैन में क्या है? सबको पता होगा, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। ठीक है, यहां पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है ना, आपको ये भी पता होगा। कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, है ना, ये भी पता होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो उज्जैन है वो एक पवित्र, शिप्रा एक पवित्र नदी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, पवित्र नदी है एक।
पवित्र नदी है, ठीक है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है या फिर किनारे स्थित है, ठीक है। उज्जैन, और उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। एकमात्र मतलब 2 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ, एक ओंकारेश्वर है, ठीक है, और एक है महाकालेश्वर, ठीक है। महाकालेश्वर जहाँ पर महाकाल हैं हमारे शिव शंकर, ठीक है, महाकाल हैं। तो कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो वर्णन है पुराणों में और जैन साहित्य वगैरह में भी इसका जो है चर्चा की गई है। अब एक पॉइंट दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, पवित्र नदी है, ठीक है, इसका जो उल्लेख है हमें पुराणों में मिलता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख ही लीजिए, ठीक है, इसका उल्लेख पुराणों, ठीक है, जैन साहित्य में मिलता है, ठीक है दोस्तों। क्षिप्रा एक पवित्र नदी है और इसका जो उल्लेख है हमें पुराणों में और जैन साहित्य में मिलता है, ठीक है। अब एक मेन पॉइंट इसमें ये है दोस्तों, देखिए 2016 में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुंभ का आयोजन हुआ था, है ना। आप सभी को पता होगा 2016 में जो मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, वो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, हमें आपको पता होगा उज्जैन में, ठीक है। 2016 में यहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नर्मदा नदी जो है यहाँ से, ठीक है, तो नर्मदा नदी और क्षिप्रा नदी को जोड़ा गया था ताकि कुंभ के मेले में, ठीक है, पानी की कमी ना हो। देखिए जो क्षिप्रा नदी है, ठीक है, इसका जल बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बहुत कम है, ठीक है, साल भर पानी नहीं रहता है, उसमें सूख जाती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रदूषित भी है। तो इन्हीं कारणों को देखते हुए और प्लस जो जहाँ जहाँ ये बहती है, ठीक है, तो पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए, सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए एक लिंक परियोजना है, ठीक है, जिसे बोला गया है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। इसे नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना भी बोला जाता है, ठीक है। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, इसके अंतर्गत क्या किया गया है दोस्तों, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के द्वारा, इसे नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, जो नर्मदा नदी है, ठीक है, यहाँ पे खरगोन एक जिला है, ठीक है, खरगोन जिले के पास से, ठीक है, एक पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, एक पाइपलाइन के द्वारा इनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और नर्मदा नदी के पानी को क्षिप्रा नदी में छोड़ा गया है ताकि सिंहस्थ में पानी की कमी ना हो, ठीक है, सिंहस्थ में होने वाले मेले में पानी की कमी ना हो। इसके अलावा पेयजल की समाप्ति, जहाँ जहाँ ये बहती है गांव से बहती है और जहाँ पर चूँकि पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या, तो पेयजल की समस्या ना हो और सिंचाई वगैरह की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को देखते हुए इन दोनों नदियों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हालांकि ये हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ये मेंस के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2012 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी को पाइपलाइन के थ्रू और वाटर पंप के थ्रू, ठीक है, नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया है, ठीक है, और इसके नदी को वहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये थी दोस्तों हमारी क्षिप्रा नदी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, काली सिंध एक नदी है, अगली नदी दोस्तों काली सिंध, है ना। ये सारी हम ऐसी की सहायक नदियां ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, काली सिंध का बागली गांव देवास, बागली गांव देवास, ठीक है, बागली गांव देवास से इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है, ठीक है। लंबाई उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए लंबाई आपको उसी नदी की याद करनी है, जैसे चंबल हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदी है हमारे यहाँ की, ठीक है, उन्हीं की लंबाई आपको याद रखना है, इनकी लंबाई नहीं पूछेगा, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है, बागली गांव देवास से, ठीक है। मैं आपको मैप में बता देता हूँ थोड़ी देखिए ये देवास है, ठीक है, देवास से निकलती है, उसके बाद शाजापुर जाती है, शाजापुर के बाद राजगढ़ जाती है, राजगढ़ के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, राजस्थान, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के बाद में जाकर के ये चंबल से मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
बागली गांव देवास से निकलती है, ठीक है, देवास, देवास के बाद कहाँ जा रही है, देवास के बाद जा रही है शाजापुर, ठीक है, शाजापुर के बाद कहाँ जा रही है, राजगढ़, राजगढ़ के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा आप, ये जो काली सिंध नदी है, ठीक है, ये बागली गांव देवास से निकलती है, देवास के बाद शाजापुर में प्रवेश करती है, शाजापुर के बाद राजगढ़ होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। राजस्थान के बाद कहाँ, राजस्थान में ही चंबल नदी में ये मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। आप ऐसे मैप ही बना लीजिए पूरा, ठीक है। अब हो गया दोस्तों, ये तो हो गई इसकी ओरिजिन की बात और कितने लंबी ये नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट बस और है, इसके किनारे नगर स्थित, एक देवास और एक है सोनकच्छ, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, छोटी नदी है दोस्तों, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता देंगे। इसका ओरिजिन पूछ लेगा आपसे, बागली गांव देवास ये किस में जाकर मिलती है, तो चंबल नदी में जाकर मिलती है, चंबल की सहायक नदी है, ये पूछेगा। और इसके किनारे स्थित नगर एक देवास है और एक सोनकच्छ है, ठीक है। ये दो नगर इस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस नदी में हमें इतनी चीज़ें ही पढ़ना है, इसका ओरिजिन, ठीक है, किस में जाकर के मिल रही है, चंबल, ठीक है। देखिए ये जिले भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है किस जिले में बह रही है, लेकिन पता होना चाहिए, कभी भी कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसकी लास्ट नदी है दोस्तों, एक छोटी सी नदी है पार्वती, चंबल की सहायक नदी ही हम पढ़ेंगे सिर्फ आज, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा एक बार में हमें पढ़ना नहीं है, नहीं तो पूरा खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। पार्वती ये भी किसकी सहायक नदी है, देखिए यहाँ पे मैं मैप में बता देता हूँ कहाँ से निकल रही है, सीहोर से निकल रही है, ठीक है। भोपाल के पास एक जिला स्थित है सीहोर, ठीक है। तो यहाँ से निकल रही है पार्वती नदी, ठीक है। शाजापुर जाती है, शाजापुर के बाद जाती है राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ के बाद जाती है गुना, गुना के बाद दोस्तों कहाँ, राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये श्योपुर जो है हमारे एमपी का स्थान है, यहाँ बाउंड्री बनाते हुए चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका पहले मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ। आष्टा, सीहोर के पास एक जगह है, सीहोर के आष्टा, ठीक है। आष्टा से निकलती है, आष्टा के पास से निकलती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती है, ठीक है, इसका उद्गम लिख लीजिए आप, सीहोर के आष्टा से इसका उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद जाती है सीहोर, सीहोर के बाद कहाँ जाती है, शाजापुर, ठीक है। शाजापुर के बाद जाती है दोस्तों राजगढ़, ठीक है। राजगढ़ के बाद जाती है गुना, गुना के बाद जाती है राजस्थान, ठीक है। गुना के बाद राजस्थान जाती है, और फिर आप ऐसे लिख लीजिए श्योपुर और राजस्थान की सीमा बनाते हुए चंबल में मिल जाती है, ठीक है। चंबल में मिल जाती है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सीहोर के पास एक आष्टा जगह है, वहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। सीहोर के बाद कहाँ, शाजापुर जाती है, शाजापुर के बाद राजगढ़ जाती है, राजगढ़ के बाद गुना जाती है, गुना के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर श्योपुर और राजस्थान की बिल्कुल सीमा बनाते हुए चंबल में ये मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। और क्या पॉइंट है इसमें दोस्तों, इसकी सहायक नदी हम देख लेते, सहायक नदी वगैरह इसकी है नहीं कुछ बहुत ज़्यादा, ठीक है। नगर देख लेते हैं, इसके किनारे नगर कौन कौन से हैं, ठीक है। नगर एग्जाम में पूछ लेता है, एक है आष्टा, ठीक है, मैंने बताया आष्टा से निकल ही रही है। इसके अलावा व्यावरा, ठीक है, और शाजापुर, ये तीन नगर इसके किनारे स्थित हैं। एक है आष्टा, एक है व्यावरा और एक है शाजापुर। देखिए जो मैंने आपको बताई, कौन कौन सी बताई, क्षिप्रा बताई, ठीक है, एक काली सिंध बताई और एक ये पार्वती बताई। बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट है नहीं बताने के लिए, लेकिन इसकी चूंकि हम सहायक नदी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसका आपको ओरिजिन पूछ सकता है, किस नदी में मिल रही, चंबल की सहायक नदी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसके किनारे जो नगर स्थित है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हमने पढ़ी थी, इसमें हमने पढ़ी थी दोस्तों चंबल की क्षिप्रा पढ़ी थी, ठीक है, क्षिप्रा हमने पढ़ ली। इसके अलावा काली सिंध पढ़ी थी, ठीक है, वो पढ़ ली। तीसरी हमने पार्वती पढ़ी थी, ठीक है, वो पढ़ ली। इसकी लंबाई दोस्तों 125 किलोमीटर है, ठीक है, 125 किलोमीटर लिख लीजिएगा।
पार्वती हो गई। इसके अलावा बनास हमने देखा था, बनास जो कि राजस्थान साइड से आकर के मिलती है, ठीक है, तो इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए बनास इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा एक और बहुत छोटी नदी है मेज, ठीक है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये इसकी 5 सहायक नदी थी, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, मेज, जिनमें से ये तीनों हमने पढ़ ली और प्लस चंबल भी हमने पढ़ ली, ठीक है। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा पूरा अभी जो हमने पढ़ा है, उसके बाद आज के लेक्चर को। देखिए हम दोस्तों सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। पहले हमने खंबात की खाड़ी वाली नदियाँ पढ़ी, ठीक है, जो रिफ्ट घाटी या फिर भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, ताप्ती, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ी चंबल नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका पूरा एक प्रकार से हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है, इसकी जो मुख्यतः सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कैन और सोन, ठीक है, इन्हें भी आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ दक्षिण में नदियां बहती हैं, बैनगंगा वगैरह, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, एक बार में सारी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में सारी पढ़ लेंगे तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है ना। तो एक बार हम रिविजन करते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम पढ़े थे चंबल नदी के बारे में, मैंने आपको बताया कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, इंदौर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। जाना पाव, महू जाना पाव से इसका ओरिजिन होता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच में बहती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश में आती है और यमुना में न जा करके मिल जाती है, ठीक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, एक हो गई क्षिप्रा, काली सिंध, ठीक है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, मेज और बनास, ठीक है। देखिए सहायक नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कौन सी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा चंबल के अन्य नाम कौन कौन से, एक तो है चर्मण्यवती, ठीक है, और एक और है धर्मावती, है ना। ये दो इसके चर्मण्यवती और धर्मावती इसके नाम है, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा, इसके अलावा हमने पढ़ा दोस्तों चंबल नदी से रिलेटेड क्या पढ़ा था, ठीक है, इसमें चुलिया जल प्रपात है, ठीक है, और ये नदी अवनालिका अपर्दन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवनालिका अपर्दन करती है चंबल नदी, ठीक है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा क्षिप्रा नदी के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो उज्जैन नगर है इसके किनारे स्थित है, पवित्र नदी है, पवित्र नगरी है, ठीक है, उज्जैन। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में, ठीक है, और कुंभ के मेले को देखते हुए नर्मदा और क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। नर्मदा के पानी को क्षिप्रा में पहुँचाया गया था, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा देवास से एक नदी निकलती है, कौन सी, काली सिंध, है ना, देवास के बागली गांव से, ठीक है, और राजस्थान में जाकर चंबल से मिल जाती है, ठीक है। एक पढ़ी हमने पार्वती सीहोर से निकलती है, और ये भी श्योपुर से बाउंड्री बनाते हुए चंबल में जाकर के मिल जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र, या फिर चंबल की जो सहायक नदियाँ थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको दोस्तों कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।